नमस्कार मित्रों, भारत के संविधान की अपनी वीडियो सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में प्रस्तावना के बारे में पढ़ा होगा, प्रस्तावना के बारे में हमने काफ़ी डिटेल स्टडी की थी और उस पूरी डिटेल स्टडी का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जो प्रश्न है वो हमसे गलत ना हो पाए। जब हम भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रस्तावना के बाद भारतीय संविधान को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें जो सबसे पहला भाग है जिसे हम भाग 1 कहते हैं वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक दिए गए हैं। आपको लगेगा कि भाग 1 हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम सीधे मूल अधिकार पे क्यों नहीं आ जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों ऐसा है कि यद्यपि मूल अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन भाग 1 को भी आप नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते। भाग 1 से भी परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मूल अधिकार वाला टॉपिक तो प्रायः सभी लोगों को अच्छी तरीके से तैयार होता है, लेकिन भाग 1 से संबंधित टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से तैयार ना होने के कारण इससे पूछे गए प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अभी जब मैं इस टॉपिक को चर्चा करूंगा तो आप लोगों में से जिसने भी पीसीएस एग्ज़ाम अभी दिया होगा तो उन्हें समझ में आएगा कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताता है। अगर हम एक एक पढ़ेंगे तो लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह है कि संविधान के अनुच्छेद 1 से हमारे देश के 2 नाम निकल के आते हैं, भारत अर्थात इंडिया। भारत और इंडिया 2 नाम हैं। जैसे हमारे घरों में होते हैं मोनू, सोनू, चीकू, मीकू, और स्कूल में नाम लिखे होते हैं कुंवर अजय प्रताप सिंह, संजय प्रताप सिंह। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि भारत और इंडिया 2 नाम हो गए। एक घर का नाम हो गया भारत, एक जो भारत का बाहर पूरी दुनिया में नाम है वो है इंडिया। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश के कितने नाम हैं, तो हमारे देश के 2 नाम हैं। अब संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से ये प्रेरित है। क्या होता है यूनियन, क्या होता है यूनियन ऑफ स्टेट, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा संघात्मक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। देखिए मित्रों, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक व्यवस्था के कौन से गुण हैं और भारतीय संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द क्यों रखा, क्यों उन्होंने कोई दूसरा शब्द नहीं रखा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें संघात्मक व्यवस्था के बारे में जानना पड़ेगा। मित्रों देखिए, व्यवस्था जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक संघात्मक होती है और एक होती है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था के बीच में जो विभाजन है वो विभाजन किया गया है शक्ति के केंद्र के रूप में। शक्ति के केंद्र के रूप में, शक्ति के अगर किसी भी देश में शक्तियों का केंद्रीकरण है, केंद्र ये है और सारी शक्तियां केंद्र की ओर चली आ रही हैं, केंद्र में ही सारी शक्तियां निहित हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक व्यवस्था का मतलब कि इसमें जो केंद्रीय सरकार होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है
जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, उनका अस्तित्व केंद्रीय सरकार पर ही निर्भर करता है। इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब एक ही सरकार होती है, एक ही नागरिकता होती है, एक ही शासन व्यवस्था होती है, एक ही प्रकार के कानून होते हैं। तो ये जो शक्तियों का संकेंद्रण होता है या बनाता है एकात्मक व्यवस्था। इसके विपरीत जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, वह शक्तियों के विभाजन पर होती है। शक्ति देखिए केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं, विभाजित हो रही हैं, डिविजन्स ऑफ पावर्स होती हैं, ठीक है ना। अब चूंकि पावर डिवीजन होती है तो इसलिए यहाँ पर पावर डिवीजन करने के लिए कोई लिखित संविधान होता है। भाई एक तरफ केंद्र हो गया, एक तरफ स्टेट हो गया, दोनों के बीच में पावर का डिवीजन है। इन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए एक संविधान होता है। इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया तो उसको सुलटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। केंद्र और राज्य दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी शासन व्यवस्था होती है, कानूनों में भिन्नता होती है। इस प्रकार एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था जो है ये दो भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं। और ज़्यादातर राष्ट्र या तो एकात्मक व्यवस्था में यूनिटरी व्यवस्था में होते हैं या तो फेडरल व्यवस्था में होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने ना तो फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया है, ना तो यूनिटरी सिस्टम का प्रयोग किया है। हमने एक संघात्मक व्यवस्था अपनाई है जिसमें हमने राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। तो हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, किस प्रकार ये दूसरी व्यवस्थाओं से भिन्न है। मित्रों, तो भारत की व्यवस्था को हम इस तरह से समझ सकते हैं, भारतीय संविधान को क्वेसी फेडरल कहा गया है। क्वेसी फेडरल का मतलब मूलतः संघात्मक है, लेकिन संघात्मक के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण हैं। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान संघात्मक क्यों है और इसमें एकात्मक के क्या लक्षण हैं। तो देखिए, संघात्मक इसलिए है क्योंकि एक तरफ केंद्र की सरकार है, एक तरफ राष्ट्र की सरकार है। केंद्र की सरकार को भी मतदाता जनता चुन रही है, राज्य की सरकार को भी जनता चुन रही है। दोनों के बीच में हमारे वहाँ शक्तियों का विभाजन है, और यह शक्तियों का विभाजन किसके माध्यम से किया गया है, संविधान के माध्यम से किया गया है। आप आगे पढ़ेंगे कि संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वे केंद्र को दी गई हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वे राज्य को दी गई हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें कानून बनाने की शक्तियाँ केंद्र और राज्य दोनों को हैं। इसके अलावा जो अवशिष्ट हैं, जो कहीं भी नहीं लिखी गई हैं, उनमें कानून बनाने की पावर केंद्र को है। तो ये जो हमारी व्यवस्था है पूरी संघात्मक व्यवस्था, इसमें हम है तो संघात्मक व्यवस्था ही, लेकिन क्वेसी फेडरल इसको कहा, इसको केसी हुइयर साहब ने क्वेसी फेडरल कहा। और किस आधार पर कहा इसको देखेंगे, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ बेसिकली नागरिकता एक होती है, हम भारत के नागरिक होते हैं। कैसी फेडरल व्यवस्था में संघ के लिए अलग संविधान होता है, राज्यों के लिए अलग संविधान होता है, लेकिन हमारे वहाँ संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। आपको पता है जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था जो कि समाप्त हो गया है। इसी प्रकार हमारे वहाँ विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, दोनों ही चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है केंद्रीय भारत निर्वाचन आयोग के पास है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनके नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और इनकी जो तैनाती की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट में की जाती है। इसी प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति है, आपातकाल है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद है, केंद्रीय सरकार की मजबूती है। ये सभी भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है उसे संघात्मक और एकात्मक के मिश्रण के रूप में जो है बनाती हैं। अतः इसके लिए क्वेसी फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट शब्द क्यों किया गया, राज्यों का संघ क्यों है। राज्यों का संघ इसलिए है क्योंकि हमारा जो संघ है इसे अलग अलग राज्यों द्वारा समझौता करके नहीं बनाया गया है। हमारे संघ में पहले एक यूनियन हुआ है, पहले एक सारे राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया है, और फिर उस संघ के माध्यम से, उस संविधान के माध्यम से सभी को शक्तियां दी गई हैं। इसको आप देखेंगे तो अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हमारे
देश की जो सीमा है, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश गए तो हमने क्या किया, जो भी हमारे देश थे उनको मिला करके एक हमने संघ बना दिया। और उसके बाद आप देखेंगे हमने इसमें अलग अलग राज्य बना दिए, अलग अलग राज्य बना दिए। तो यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है, संघ की सत्ता सर्वोच्च होती है। पहले संघ का निर्माण होता है, फिर संघ अपने सुविधाओं के अनुसार से राज्यों का गठन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं यूनियन व्यवस्था। तो जो हमारे भारत में व्यवस्था है वो कैसी है, यूनियन है। इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फेडरेशन या कन्फेडरेशन की व्यवस्था। तो इसको आप समझ सकते हैं संविधान की मजबूती के आधार पर। जैसे संविधान के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे एक शब्द हम प्रयोग करते हैं विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, जहाँ राज्य भी विनाशी हैं और संघ भी विनाशी हैं, ठीक है ना। ऐसा कौन सा है, संघ भी विनाशी है और राज्य भी विनाशी है। देखिए कोई भी संघ में दो चीजें होती हैं, एक तो राज्य और एक संघ। अगर राज्य ने मिल करके संघ को बनाया है तो संघ तो समाप्त हो सकता है, लेकिन राज्य अपनी शक्तियां समाप्त नहीं होने देंगे। इस चीज को समझिए। अगर संघ के द्वारा राज्यों का निर्माण किया गया है तो ऐसे में राज्य तो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन संघ जो है समाप्त नहीं होगा। अब हम एक एक को उठा के देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत को। भारत में क्या है, सबसे पहले एक संघात्मक व्यवस्था का गठन किया गया और इस संघात्मक व्यवस्था के तहत राज्य बनाए गए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भारतीय संसद जो है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसे में भारत में जो राज्य हैं क्या वे विनाशी हैं या वे अविनाशी हैं, आप बताइए। अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो भारत में राज्य हैं वो विनाशी हैं, उनका संसद कभी भी विनाश कर सकती है। लेकिन क्या हमारा संघ विनाशी है? नहीं, हमारा संघ जो है विनाशी नहीं है। संघ हमारा अविनाशी है। संसद को यह पावर नहीं है कि वह हमारे संघ का विनाश कर सके, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि राज्य अगर विनाशी है और संघ अविनाशी है तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है इंडिया, ठीक। अब हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपने पढ़ा होगा राज्य थे, 7 राज्य थे। 7 राज्यों ने आपस में मिलकर के संघ का गठन किया। अब ये बताइए, ये जब 7 राज्य थे और इन्होंने मिलकर के संघ का गठन किया है तो क्या ये अपनी सीमाओं को समाप्त कर देंगे? क्या ये समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे? कभी नहीं तैयार होंगे मित्रों, क्योंकि उन्होंने मिलकर के बनाया है। अगर हमने मिलकर के कॉलोनी बनाई है, हमारा अपना अलग अलग मकान है, तो अपने मकान को नहीं नष्ट कर देंगे। तो ऐसे में जो हमारा संघ है वो तो अविनाशी है ही, है ना, लेकिन हमारा जो राज्य है वो भी अविनाशी है। तो अविनाशी राज्य और संघ भी अविनाशी हो तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्या संघ का विनाश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर पृथक पृथक संप्रभु राष्ट्रों ने मिलकर के एक संघ बनाया है और वो संप्रभु राष्ट्र सब अलग अलग हो जाएं, मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ये सी था, तीनों ने मिलकर के एक संघ बनाया। कुछ दिन बाद संघ नहीं चल पाया, तीनों अलग अलग हो गए। तो इससे क्या हुआ, ये राज्य जो हैं ये तो अविनाशी हैं, इनका विनाश तो नहीं हुआ, लेकिन जो संघ था उसका विनाश हो गया। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कौन सा होगा? जैसे आपका सोवियत संघ था पहले वाला। सोवियत संघ में क्या हुआ कि सोवियत संघ में सभी राज्यों ने मिलकर के सोवियत संघ बनाया था और उसके बाद क्या हुआ, सभी राज्यों ने सोवियत संघ
से सब राज्य अलग हो गए, तो सोवियत संघ जो है वो संघ टूट गया, राज्य जो है नहीं टूटे। तो आपने देखा ये इस प्रकार के हमारे कई राज्य होते हैं और इनके आधार पर ही संघात्मक व्यवस्था चलती है। तो भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान का अनुच्छेद भारत को क्या घोषित करता है, यूनियन ऑफ स्टेट। आप इसको ध्यान रखिएगा, ना तो भारत फेडरेशन है ना कन्फेडरेशन है, यूनियन है। हाँ, क्वेसी फेडरल इसे कहा जाता है, केसी हेयर साहब ने इसको क्वेसी फेडरल कहा था मित्रों। अब आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 1.2। अनुच्छेद 1.2 यह बताता है कि भारत राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में जो भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए। इसका मतलब पहली अनुसूची जो है उसमें भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वर्णित हैं। इसका मतलब कि अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है तो हमें पहली अनुसूची में उसका नाम डालना होगा। इसका मतलब नया राज्य बनाने पर कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा, नया राज्य बनाने पर पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा मित्रों। ठीक है ना, ये चीज आपकी क्लियर हुई। अनुच्छेद 1.3 हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1.3 की यह बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कितने प्रकार के राज्य क्षेत्र आ सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें का दिया है, राज्यों के राज्य क्षेत्र। राज्यों के राज्य क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। पहली अनुसूची में दिए गए संघ राज्य क्षेत्र, जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र आपका दिल्ली है, पांडिचेरी है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी संघ राज्य क्षेत्र हो गए। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं कौन से होते हैं, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कौन से अर्जित किए होते हैं। तो मित्रों संविधान के अनुच्छेद 2 में आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। इसका मतलब नए राज्यों का प्रवेश करना है या उनकी स्थापना करना है तो यह शक्ति किसके पास है, यह शक्ति भारतीय संविधान ने संसद को दे रखी है। इसको भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 3 को देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण करना है। देखिएगा 2 में नए राज्यों का प्रवेश की बात की गई है, 3 में निर्माण की बात की गई, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान राज्य के क्षेत्र को बदलना है, उनके नाम को बदलना है, उनकी सीमा को बदलना है। तब यह कैसे होगा, इसके लिए एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कौन करेगा, यह प्रक्रिया संसद करेगी, संसद विधि द्वारा कर सकती है। क्या है ये प्रक्रिया, यह प्रक्रिया हम देखते हैं राज्यों के लिए क्या है, प्रक्रिया को हम समझते हैं। ये मैंने आपको इसमें लिख दिया है लेकिन मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो समझिए, सबसे पहले क्या है, अगर कोई प्रक्रिया है तो उसके लिए एक विधेयक बनेगा। विधेयक सबसे पहले रखा जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रपति इस विधेयक को भेजेगा राज्य के विधानमंडल के पास और विधानमंडल को एक समय देगा, कहेगा कि इस समय में आप इसको पारित कर दीजिए, इसमें अपने विचार दे दीजिए। अगर उस समय अवधि के भीतर वह राज्य विधानमंडल अपने विचार दे करके राष्ट्रपति को लौटा देता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को सदन में रखेगा, संसद में रखेगा, पार्लियामेंट में रखेगा और संसद के पारित करते ही यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर समझ में आया आपको। राष्ट्रपति भेजेगा राज्य विधानमंडल में। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य विधानमंडल अगर उस विधेयक को स्वीकार नहीं करता है तो क्या वह विधेयक समाप्त हो जाएगा? मित्रों आप सोच के बताइए। नहीं, वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान का अनुच्छेद 3 यह कहता है कि विधेयक बनाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है और विधेयक संसद में रखे जाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल को अपना मत देने के लिए भेजता है। लेकिन राष्ट्रपति इन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वह विधानमंडल के इन विचारों को माने। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह पावर जो है पूरी तरह से संसद को राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन दे दी गई है, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति के अधीन दी गई है। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें यही सारी चीज़ें लिखी है। इसमें ध्यान रखिएगा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीधे जो है संसद को पावर है, संसद कर सकती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा।
अब हम देखते हैं संविधान के भाग 2 से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, चूँकि सिर्फ संविधान में तो इतना ही दिया है लेकिन उसके आगे बहुत कुछ है इससे रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन की बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन क्या होता है, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले में। तो देखिए, भारत में आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद 2 तरह की राजनीतिक इकाइयाँ थी। एक थे ब्रिटिश प्रांत, दूसरी थी देसी रियासतें। अब ब्रिटिश प्रांत कौन थे, आपको पता है, जो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। देसी रियासतें वे थीं जो जिनमें देसी राजा शासन करते थे और जिनकी रक्षा और विदेश नीति का दायित्व किसके ऊपर था, ब्रिटिश सरकार के ऊपर था। तो आपने पढ़ा होगा डलहौजी की हड़प नीति के तहत या तमाम सारी नीतियों के तहत इस तरह से देसी राजाओं को मिलाया गया था। तो अब क्या हुआ, इन सबको मिलाना जरूरी था। आपने पढ़ा होगा कि 600 से ऊपर रियासतें थीं, तो भारत तो बहुत सारे छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता माउंटबेटन योजना से। तो इसके लिए क्या किया गया, एक विलय पत्र लाया गया और विलय पत्र के माध्यम से सभी रियासतें और सभी ब्रिटिश प्रांत जो थे वो भारत में शामिल हो गए। अब बचे 3, कौन कौन सा बचा, एक बचा जूनागढ़, एक बचा हैदराबाद और एक बचा जम्मू कश्मीर। तो ये 3 जो है बच गए। अब इन तीनों का क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जूनागढ़ को क्या किया गया। जूनागढ़ का शासक जो था वो भागकर पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान चला गया तो जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ के लोगों ने कहा कि नहीं, हमको भारत में शामिल होना है, और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तो जूनागढ़ का तो विलय हो गया। इसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद के शासक द्वारा अपने राज्य को भारतीय संघ में मिलाने से मना कर दिया गया। आपको पता, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारा अत्याचार किया इसने अपने लोगों के माध्यम से जनता के ऊपर में। इसके बाद क्या हुआ, पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सैनिक कार्रवाई थी एक प्रकार की पुलिस कार्रवाई थी। तो अगर कहीं पुलिस कार्रवाई आता है तो आप उस पुलिस कार्रवाई को ही टिक करिएगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के विलय के बारे में आपको पता है, तत्कालीन महाराजा हरि सिंह था, कबालियों का आक्रमण हुआ। कबालियों के आक्रमण से घबरा करके उसने क्या किया, जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल किया। तो ये जो 3 हमारे पास बचे हुए थे ये भी शामिल हो गए हमारे वहाँ। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब ये 3 तो शामिल हो गए। अब हमारे पास जो है तमाम सारे अलग अलग जो है ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें जो हैं एक साथ इकट्ठी हो गई। अब राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले एक आयोग बनाया गया राज्य पुनर्गठन के लिए, जिसका नाम है एस.के. धर आयोग। इसको धर या दर आपको लिखा मिल जाएगा, तो आप देखिएगा दर या दर जो होगा उसको टिक करिएगा। एस.के. धर है वैसे। तो एस.के. धर आयोग 1947 में बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1948 में, ठीक है ना। इसने क्या अनुशंसा की, इसने अनुशंसा की कि भाषाई आधार पर भाई राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वित्तीय निर्भरता कैसी है, भौगोलिक एकता कैसी है, इसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो एस.के. धर आयोग जो था, इसके द्वारा दी गई संस्तुति के बाद में इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था JVP आयोग। जवाहरलाल नेहरू साहब स्वयं उसमें शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल साहब थे और पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब और वल्लभ भाई पटेल साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बना। इसका नाम था JVP आयोग और इसका काम क्या था, दर आयोग की जांच करना। इसने क्या कहा, इसने कहा कि नहीं नहीं, भाषाई आधार ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा, आर्थिक परिस्थिति, भौगोलिक आधार पर राज्य पुनर्गठन की वकालत की। इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान देखिए, इसी दौरान एक बहुत बड़ी बात हो गई। वो हुआ आंध्र प्रदेश राज्य में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग का आंदोलन खड़ा हुआ और इस आंदोलन को जन्म दिया कांग्रेस के वहाँ के नेता पोट्टी श्रीरामुलु साहब। और श्रीरामुलु साहब अनशन पर बैठ गए और 56 दिन बाद क्या हो गया कि श्रीरामुलु साहब की मृत्यु हो गई। सरकार ने सुध नहीं ली और इसके बाद जब मृत्यु हो गई, देश में दंगे फैलने की स्थिति हो गई, तेलुगु भाषी क्षेत्रों में एकदम अशांति की स्थिति हो गई। तो फिर आनन फानन में क्या करना पड़ा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, तत्कालीन नेहरू जी द्वारा तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की गई। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला आपका प्रथम राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश राज्य था।
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में बहुत सारे राज्यों ने मांग करना शुरू कर दिया कि हमारा भी पुनर्गठन करिए, हमारा भी पुनर्गठन करिए। ऐसे में फिर सरकार को एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली साहब, और इसमें 2 सदस्य थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू साहब और के.एम. पडिक्कर साहब। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में जारी की। यद्यपि इसने भाषाई आधार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि आंशिक रूप से इसने भाषाई आधार को स्वीकारा। पंचवर्षीय योजना, भौगोलिकता, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता, इन सब की बात की, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के बाद में भारत में राज्यों का गठन किया गया। तो देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो आपका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये 1956 का है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर ये लाया गया था। इसके द्वारा किया क्या गया, जो हमारा मूल संविधान था उसमें राज्यों की 4 श्रेणी थी, का, खा, गा और घा। इनको समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये बहुत साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वो राज्य हैं जो 1950 में थे, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया था। भाग का राज्य हैं, भाग का में 9 राज्य हैं। ये वो राज्य थे जो उस समय ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में थे। भाग खा में वे राज्य थे जो बड़ी रियासतें थी। भाग गा में वे राज्य थे जो थोड़ी छोटी रियासतें थी, और भाग घा में वे राज्य थे जो द्वीपीय क्षेत्र थे। तो इस प्रकार से जो है उस समय 4 भागों में बांट दिया गया था 1950 में। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो इसने 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश पहले ही बन गया था सबसे, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो लगभग आज हैं। वर्तमान में बम्बई नहीं है और मैसूर राज्य नहीं है, बाकी तो सभी हैं ही। और ये संघ शासित प्रदेश बनाए अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसमें देखिए हिमाचल आपका राज्य बन गया, मणिपुर राज्य बन गया, त्रिपुरा राज्य बन गया। तो बहुत सारी स्थिति आज चेंज हो चुकी है। तो अब 1956 के बाद हुआ क्या, ये तो 14 और 6 बनाए, लेकिन उसके आगे क्या हुआ, क्या यह प्रक्रिया रुक गई? तो आइए देखते हैं। यह प्रक्रिया तो रुकी नहीं, क्योंकि राज्यों की मांग लगातार होती रही। इसके अलावा आर्थिक, भौगोलिक, अन्य आधारों पर भी लगातार राज्य बनाए जाते रहे। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1960 में मुंबई का विभाजन किया गया। 1960 में मुंबई का विभाजन किया गया और 2 राज्य बनाए गए, एक का नाम महाराष्ट्र और एक का नाम गुजरात। महाराष्ट्र बना मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात बना गुजराती भाषी लोगों के लिए। 1963 में नगा पहाड़ी, असम के बाहर के क्षेत्र, हेनसांग जिसको बोलते हैं, नागालैंड राज्य का गठन किया गया। तो 1963 में जो नागा आंदोलनकारी थे उनको संतुष्ट करने के लिए एक राज्य बनाया गया जिसका नाम बना नागालैंड। 1966 में एक शाह आयोग था, उसने रिपोर्ट दी। शाह आयोग की रिपोर्ट पर जो आपका पंजाब राज्य था उसको बांटा गया, उसको हरियाणा और चंडीगढ़ में बांटा गया। क्या किया गया, देखिए पंजाब राज्य में मिसलेनियस पॉपुलेशन थी। एक तो वो पॉपुलेशन थी जो पंजाबी भाषा जानती थी, हिंदी नहीं जानती थी। एक वो पॉपुलेशन थी जो हिंदी में लिखती बोलती थी, पंजाबी नहीं जानती थी। तो पंजाब राज्य से 2 राज्य बने, हिंदी भाषी हरियाणा राज्य और पंजाबी भाषी पंजाब राज्य। और यह किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, यह हुआ शाह आयोग की सिफारिश पर। और इसको आप याद रखिएगा, इसी समय जो है पहाड़ी क्षेत्र जो थे उनको केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। आपने देखा बाद में वो राज्य बन गया था आपका। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में भी 3 नए राज्यों का गठन किया गया। ये कौन से थे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो मणिपुर बना 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य। मैप पे आप देख सकते हैं, या तो जब हम ज्योग्राफी स्टडी करेंगे तो हम मैप पर इसको देखेंगे। सिक्किम का गठन कैसे हुआ, सिक्किम में चोग्याल का शासन था, ठीक है ना। 1947 में जब ब्रिटिश शासन का समाप्त हुआ तो सिक्किम को भारत का रक्षित राज्य किया गया। भाई कहा गया कि सिक्किम की रक्षा, विदेश, संचार ये जो है भारत देखेगा अपना। फिर क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे वो चाहते थे कि भारत इसको अपने में विलय करे। तो भारत ने थोड़ा सा प्रयास करके 1974 में 35वां संशोधन कराया और उसके माध्यम से सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया।
1975 में फिर 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्व राज्य बना दिया गया। इस बार भारतीय संघ का जो 22वां राज्य बना सिक्किम बना। इंटरनेट पर मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें सिक्किम के राज्य बनने की बहुत अच्छी कहानी बताई गई थी। संभवतः वह स्टडी IQ वालों का था या संभवतः राज्यसभा का था, तो आप देख सकते हैं उसको सर्च करके, बहुत अच्छा है वो वीडियो। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा भारतीय संघ के राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। छौझा मैंने करके याद कर लिया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड क्रम आए कभी तो लगा दीजिए आप। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश राज्य को काट करके, और 29 राज्य बन गए। और आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर को दो संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से बताइए? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार जो है वर्तमान स्थिति क्या है आप लोग गिन के बताइएगा। हाँ, विदेशी राज्यों का भी अर्जन किया गया। जो विदेशी राज्य थे, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 2 में अर्जन किया जाता है। कैसे अर्जन किया जाता है, क्या किया था वो मैंने रोक दिया था। अब इसको देखिए आप, विदेशी राज्यों का अर्जन किया गया। 1954 में चंद्रनगर था, फ्रांसीसी था, फ्रांस ने भारत को दे दिया, उसका विलय पश्चिम बंगाल में कर दिया गया। दादर नागर हवेली पुर्तगाल का उपनिवेशिक क्षेत्र था, पुर्तगाल इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 1954 में इसे स्वतंत्र कराया गया और 1962 में इसको संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम, ये जो क्षेत्र था ये फ्रांसीसी उपनिवेश था, फ्रांस ने इसको दे दिया 1954 में, और फिर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। गोवा, दमन और दीव, 1961 में पुर्तगाली शासित क्षेत्र गोवा और दमन को भारत में मिला लिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमन दीव को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार जो है भारत में जो वर्तमान राज्य है इनकी स्थिति किस प्रकार निकल के आई है आप समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने की क्या प्रक्रिया है। तो थोड़ा सा आपको मैं इस प्रक्रिया के भी बारे में बता देता हूँ, इसको आप जान लीजिए। भारत के बाहर के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने की जो प्रक्रिया है ये संविधान के अनुच्छेद 2 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या शक्ति दी गई है, यह बताया गया है कि ये जो कार्रवाई है ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें सबसे पहला प्रावधान इसे कहते हैं सेशन या अभ्यर्पण कहते हैं इसे। तो अब इसमें होता क्या है, अभ्यर्पण में कोई राज्य क्षेत्र आए और अपनी संप्रभुता स्वयं भारत को दे दे। मान लीजिए कि कोई राष्ट्र है, नेपाल है, मान लीजिए नेपाल आए और कह दे भारत को कि भाई हम नहीं रह पा रहे हैं, हमको आप अपने में मिला लीजिए, हम अपनी संप्रभुता आपको दे रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा, या अभ्यर्पण कहलाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संधि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसके तहत इसे मान्यता प्राप्त है। भारत में अभ्यर्पण में आप मान सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के राजा ने कहा कि भाई हमको मिला लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत दे दिया, अभ्यर्पण कर दिया। एक रेशन क्या होता है, उपवृद्धि। यदि कोई क्षेत्र प्राकृतिक कारणों से भारत में शामिल हो जाए तो भारत का अंग माना जाएगा, इसे उपवृद्धि कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक कारणों से आप देखेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो गोवा को उसने जो है कहा भाई ये तो प्राकृतिक कारणों से हमारे में है, ठीक है ना। यद्यपि उसको फोर्सफुली जीता गया, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई द्वीप निकल आया अचानक से बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता के पास में कोई द्वीप निकल आए प्राकृतिक कारणों से, तो चूंकि वो भारत में शामिल हो जाएगा प्राकृतिक कारणों से तो उसे भारत का ही अंग माना जाएगा। तीसरा ऑक्यूपेशन है। यदि किसी क्षेत्र पर जहाँ किसी का कोई कब्जा ना हो और भारत अपनी संप्रभुता स्थापित कर ले और कोई मना ना करे तो माना जाएगा कि भारत संघ का क्षेत्र है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे द्वीप होते हैं आसपास के, तो उन पे जब राष्ट्र कब्जा कर लेते हैं, या जैसे आप देख सकते हैं कि लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया, तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया। अब तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया, किसी ने नहीं कहा कुछ, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो चीनी क्षेत्र का भाग बन गया। तो इसको आवेशन या ऑक्यूपेशन कहते हैं। प्रेस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, किसी राज्य क्षेत्र पे आप बहुत समय तक शांतिपूर्वक स्थापित करें, कोई आपत्ति नहीं कर रहा है आपके कब्जे पर, तो इसको चिरभोग कहते हैं। इसको भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, उनको जरा आप देख लीजिएगा। सबसे पहले, प्रत्येक राज्य का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाता है और संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। याद रखिएगा, विशेष बहुमत से नहीं किया जाता है। भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को देना है तो संप्रभु राष्ट्र है,
भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे बेरूबारी जो था उसे पाकिस्तान को देने के लिए संविधान संशोधन किया गया था। यदि किसी सीमा विवाद को निपटाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद को निपटाना था तो उसके लिए कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के दिन जो भी कार्रवाई है वो आर्टिकल 368 की कार्रवाई से बाहर रखी गई है, मतलब संविधान में संशोधन नहीं मानी जाती हैं ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषद क्या होती है। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। वो लिखेगा क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक है, पूरी तरह से गलत है। संविधान में कोई भी उपबंध नहीं है। इसका गठन कैसे हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर संसद में अधिनियम लाया गया। नेहरू जी ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद होना चाहिए, इस प्रकार क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिणी है, पश्चिमी है और पूर्वी है। तो इसको याद करना बहुत आसान है, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य, ऐसे याद कर लीजिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद उत्तर में कौन सा है भाई? उत्तर में दिल्ली है तो दिल्ली हो गया इसका मुख्यालय। मध्य में इलाहाबाद है तो इलाहाबाद मुख्यालय हो गया। दक्षिण में चेन्नई है तो चेन्नई मुख्यालय हो गया। पश्चिम में मुंबई है तो मुंबई मुख्यालय हो गया। और पूरब में कोलकाता है तो कोलकाता मुख्यालय हो गया। तो इसमें कुछ खास है भी नहीं। अब इसके आप ये देख लीजिए इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो उत्तर वाले में आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड नहीं आता है। उत्तराखंड किस में आता है? उत्तराखंड मध्य प्रदेश मध्य वाले में आता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते थे पहले, अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में बन गया, तो ये भी मध्य में आ गए। दक्षिण में कौन कौन से आते हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये जो नीचे वाले हैं चारों स्टेट ये आते हैं। और पश्चिम में कौन आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और फिर गोवा, दमन, दीव, ये सब, दादरा नगर हवेली। और पूरब में कौन आते हैं? पूरब में जो भी पूरब के हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वांचल के जो पूर्वोत्तर के जो हैं वो इसमें आते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जैसी कोई क्षेत्रीय परिषद जो है नहीं है, वो एक अलग से बॉडी है, कल्चरल बॉडी है। ठीक है ना। क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रपति करता है। सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो उपाध्यक्ष होते हैं। कोई एक क्षेत्रीय परिषद है जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद है तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा? जहां उसका मुख्यालय होगा। जैसे इलाहाबाद में मुख्यालय है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये जो है मैंने आपको संविधान के भाग 1 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया है। मुझे लगता है कि इसमें मैंने आपको लगभग सभी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ मिले। और अपने जो भी दोस्त मित्र हैं उनको भी आप ये वीडियो भेजते रहिए, क्योंकि जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब ज़्यादातर लोगों तक यह वीडियो पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच।